हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन 90। देखिए, कुछ दिनों से हम लोग वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे थे कि काफी दिन गैप हो गया है, क्योंकि कई लोगों के पेपर लगे हुए थे मेंस के, इसलिए उसमें काफी गैप हो गया है। लेकिन कुछ शॉर्ट वीडियो पड़ती रही थी। अब थोड़ा सा लोग फ्री हुए हैं तो अब क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। जैसे कि आज हम आप लोगों को बताएंगे चीनी यात्रियों के आने का क्रम। ये हर परीक्षा में लगभग एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, चाहे बड़े एग्जाम हो चाहे छोटे एग्जाम हो। इसलिए आपको इसको याद करना एक बार बहुत जरूरी होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले इत्सिंग आया था कि फहियान आया था कि वेंगसान आया था, कौन आया था। ठीक ना, तो इसको हम आपको क्रम से एक बार लर्न करा दे रहे हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक ना, ओके। देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं हम। ठीक, देखिए, सबसे पहले आता है चीनी यात्रियों के क्रम आने का क्रम ये है। ठीक, सबसे पहले देखिए कौन आता है। फाहियान। फाहियान आता है आपका 399 ईस्वी ईसा पूर्व आता है। ठीक, उसके बाद आता है सयुगन। सयुगन आता है 518 ईस्वी ईसा पूर्व आते हैं ये सब। ठीक है, ईस्वी के इधर नहीं आते, ईसा पूर्व में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वेंगसांग, ये बहुत पूछा जाता है, 630 ईसा पूर्व में आता है। उसके बाद कितसिंह 7वीं ईसा पूर्व में आता है। आप इसको कैसे लर्न करेंगे मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए लर्न करने के लिए होता है बेटा फांसी हुई। ठीक, फांसी आप जान ही रहे हैं कि फाहियान हो गया। आप 100 का अर्थ निकाल लीजिए, सयुगन हो गया। ठीक, अब से आपका वेंगसांग हो गया। उसके बाद और यहाँ पे है ई है तो इत्सिंग हो गया। ठीक, इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत। चलो, चीनी यात्रियों के आने का क्रम बताओ। सबसे पहले क्या हुआ? हाँ, फांसी हुई। तो फांसी का मतलब क्या आ गया? फाहियान, स से सयुगन, उसके बाद हुई है और से वेंगसान, उसके बाद इत्सिंग। ये चार जो है आए हैं, क्रम है, इनका मैचिंग कराने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, ओके। अब देखिए, हम आप लोगों को कुछ प्रमुख राजवंश के बारे में बताने जा रहे हैं। जो राजवंश है उनके संस्थापक कौन कौन है, ये काफी ज्यादा कभी कभी आते हैं क्वेश्चन में, मैचिंग भी कराने के लिए आते हैं। पूछा भी जाता है आप लोगों से कि कौन किसका संस्थापक था। तो देखो, सबसे पहले है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश, जैसे आपको पूछ लिया जाए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार। कौन था? बिंबसार था। ठीक, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबसार था। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद। क्या नाम है? महापदम नंद नाम है नंद वंश का संस्थापक। यही लोग ज्यादा गड़बड़ी करते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश संस्थापक कौन था? महापदम नंद नाम है उसका। महापदम नंद नाम याद रखिएगा इसको, क्योंकि इससे ये प्राचीन हिस्ट्री है, लेकिन ये क्वेश्चन इससे ज्यादातर यहीं से बनते हैं। ठीक है ना। मौर्य वंश का सम्राट, मौर्य साम्राज्य का कौन संस्थापक था? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। ठीक है ना। मौर्य वंश का कौन था? चंद्रगुप्त। लोग कंफ्यूजन होते हैं मौर्य वंश और गुप्त वंश में। देखिए, पहले हम मौर्य वंश है। पहले कौन सा वंश है? मौर्य वंश है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त है। कहीं कहीं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको आप याद करते चलिएगा साथ में। उसके बाद
गुप्त वंश में लोग चंद्रगुप्त को मारते हैं, लेकिन जबकि इस वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त नाम है, याद रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक है श्री गुप्त है। कौन है? श्री गुप्त है। ठीक, उसके बाद आता है पाल वंश का। पाल वंश का संस्थापक कौन बेटा? पाल वंश, धर्मपाल नहीं, गोपाल नाम का है उसका। पाल वंश का संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, न कि धर्मपाल है। ठीक, उसके बाद देखिए पाल हो गया, यहां तक आपको याद। फिर पल्लव राष्ट्रकूट, याद रखना, बार बार पूछे तो पल्लव वंश का, पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश बहुत पूछे जाते हैं। पल्लव वंश का, पल्लव वंश, पल्लव वंश का संस्थापक कौन बेटा बताओ? पल्लव, सिंह विष्णु नाम है उसका। क्या नाम है? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। पल्लव वंश के बाद क्या आता है? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन बेटा? राष्ट्रकूट वंश, उसका नाम क्या है? दंती दुर्ग, याद रखिएगा। दंती दुर्ग नाम है। क्या नाम है? दंती दुर्ग नाम है। उसके बाद आते हैं, देखिए चालुक्य वतापी वंश। चालुक्य में दो हैं, एक वतापी के हैं, एक कल्याणी के हैं, इसलिए आपको दोनों लर्न करना, याद रखना। चालुक्य वतापी वंश, क्या नाम है इसका? चालुक्य, चालुक्य वतापी वंश का संस्थापक कौन है बेटा? पुलकेशिन प्रथम। बहुत पूछा था, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। पुलकेशिन प्रथम है, ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन प्रथम। उसके बाद आता है चालुक्य कल्याणी वंश। चालुक्य कल्याणी, चालुक्य कल्याणी वंश का कौन है? पैलप द्वितीय नाम है उसका। क्या नाम है? पैलप, पैलप द्वितीय नाम है उसका। क्या नाम है? पैलप द्वितीय। अभी एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक ना? चोल वंश का बताइए आप। चोल वंश का, चोल वंश, चोल वंश का क्या है? विजयालय। विजयालय नाम क्या उसका है? देखिए नाम भी थोड़ा सा अजीब है, तो लेकिन याद लर्न करना पड़ेगा हम लोगों को भी, आपको भी। विजयालय। ठीक, उसके बाद सेन वंश का संस्थापक पूछा जाता है। ठीक, सेन वंश, सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन नाम है उसका। क्या नाम है? सामंत सेन नाम है उसका। ठीक, हम आपको एक बार फिर से अच्छी तरीके से लर्न करा दे रहे हैं। देखिए हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। वेरी गुड। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद है। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य है। गुप्त वंश का श्रीगुप्त है। पाल वंश का गोपाल है। और पल्लव वंश का सिंह विष्णु है। राष्ट्रकूट वंश का दंत दुर्ग है। चालुक्य वतापी, चालुक्य क्या होते हैं? दो है, चालुक्य वतापी, एक है चालुक्य कल्याणी है। इसलिए हमको क्या कि दोनों को लर्न करना है। चालुक्य वतापी का पुलकेशिन प्रथम है। कौन है? पुलकेशिन प्रथम है। जब कल्याणी का पूछा जाएगा तब पैलव द्वितीय है। चोल वंश का आपको याद है विजयालय है। सेन वंश का सामंत सेन है। ठीक, चलो बताओ गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त।
पाल वंश का संस्थापक गोपाल, ठीक। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद हर्यक वंश का बिंबिसार, नंद वंश का महापद्म वंश, ठीक। आपको वंश आपको आज मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक। अब आपको हम जो हमारी हिस्ट्री की क्लास छूटी हुई थी इसके पहले हम मतलब कि डेनिश से पढ़ाएंगे आज आप लोगों को, ठीक है। डेनिश में ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि ये कब आए भारत में, क्योंकि बहुत जल्दी आए और बहुत जल्दी अपना एक बढ़िया बिस्तर बांध के चले गए थे, ठीक है। फ्रांसीसी अंग्रेजों के साथ कई युद्ध लड़े हैं, इसलिए मार्क से आए हैं, ठीक। और कब आए थे? चलिए आने की तरफ छोड़ दीजिए हैं, आप तो जानते हैं कौन कौन किस क्रम में आया है। इनकी बस दो ही चीज पूछी जाती है डेनिश मतलब क्रम मिलाने के लिए। उसके बाद इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे, पहली फैक्ट्री ये कहाँ पे स्थापित किए थे और किस सन में? पहली फैक्ट्री 1620 में, 1620 में कहाँ पे स्थापित किए थे? तंजौर में। कहाँ पे स्थापित किए थे? तंजौर में। तंजौर आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और इनकी बस दूसरी फैक्ट्री का ध्यान दे दीजिएगा बस, और कुछ भी इनके में नहीं है डेनिश में। दूसरी फैक्ट्री क्योंकि ये आए लेकिन ये बहुत जल्दी आए, बहुत जल्दी चले गए क्योंकि ये भारत में टिक नहीं पाए, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में स्थापित किए थे। किस सन में? 1676 में। कहां पे स्थापित किए थे? श्रीरामपुर। रामपुर ये कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। देख लीजिए हमने आपको क्या बताया है कि डेनिश आए। डेनिश कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क के निवासी थे। ये अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित करते हैं? ये अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1620 में। अब कहाँ पे करते हैं? तंजौर तमिलनाडु में करते हैं। दूसरी फैक्ट्री 1676 में स्थापित करते हैं श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। आपसे बस यही जानना चाहे और कुछ भी नहीं है इसमें डेनिश में। हाँ फ्रांसीसी में है, फ्रांसीसी में कर्नाटक के युद्ध लड़े जाते हैं, ये सब चीजें आती है फ्रांसीसी में, ठीक है। तो हम आप लोगों को अब बताने जा रहे हैं फ्रांसीसी, ठीक। अब आप देखिए फ्रांसीसी के बारे में, ठीक है। फ्रांसीसी ठीक। फ्रांसीसी में सबसे ज्यादा कोई वो खास कुछ चीजें जो युद्ध लड़े हैं, वैसे आप ये जान लीजिए कि होता क्या है इसमें कि आते तो हम सब व्यापार करने के लिए, लेकिन क्या है कि अंग्रेजों के पास मतलब वो माइंड से भी बहुत डेवलप थे। उनके पास क्या था? धन भी बहुत ज्यादा था और उसके साथ साथ उनके पास क्या था? तोप गोला बंदूक ये सब बहुत ज्यादा चीजें थी, ठीक है। ये होता है उसके। अब देखिए अब होता क्या कि जब फ्रांसीसी आते हैं तो ये वहां का सम्राट लुई 14वां रहता है उस समय। लुई 14वां रहता है जिसने अपने सेनापति का नाम है कालबार्ड। कालबार्ड कहीं लिखा, कहीं कहीं कोलबार्ड लिखा रहता है, ठीक है। आपको चीज याद रखिएगा उसका सेनापति था। और ये हाँ तो उसमें क्या होता है? कालबार्ड आता है। तो ये क्या करता है कि 1664 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करता है। कहां पर? कोलबार्ड आता है और ये स्थापित करता है अपनी फैक्ट्री। कहां पे स्थापित करता है बेटा? बंगाल में, ठीक।
लेकिन ये अस्थाई रहती है। क्या रहती है? अस्थाई रहती है। ठीक ना? जब इनकी ये 1664 में अस्थाई स्थापित करते हैं तो इनकी कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम इससे पूछा जाता है क्योंकि इनकी कंपनी का नाम थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा भी नाम था, दूसरा भी नाम याद रखिए, कंपनी द इंडस ओरिएंटल। कंपनी द इंडस ओरिएंटल। कंपनी द इंडस ओरिएंटल। क्या नाम था? ये इनकी कंपनी का नाम था। ठीक, फ्रांसीसियों को। फिर 1667 में इनका जो सेनापति एक है वहां से भेजा जाता है, उसका नाम है फ्रैंको कैरो। क्या नाम है? 1667 में कौन आता है? 1667 में उनका सेनापति आता है फ्रैंको कैरो नाम है, याद रखिएगा। नाम भी इन सबों के जान ही रहे हैं, विदेशी हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या है कि टक रहता है। इसने क्या किया कि सूरत में अस्थायी रूप से पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे? सूरत में स्थापित की थी पहली फैक्ट्री। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1673 में जो होता है, ये चंद्रनगर, वहां का जो मतलब वहां पे जो राजा था, यहाँ पे चंद्रनगर का राज्य था, लेकिन उसको ये लोग जीत लेते हैं 1673 में। चंद्रनगर पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं, चंद्रनगर पर। अब वहां का नवाब कौन रहता है? वहां के बंगाल के सूबेदार का अधिकार रहता है। जबकि ये सब आने वाली चीजें नहीं है, सूबेदार रहता है। ठीक, आपसे बस यही पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में आया था? तो लुई चौदामा का सेनापति कौन था? कोलबार्ट आया था 1664 में अस्थायी। फिर कंपनी का नाम क्या था इनके? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर इनका दूसरा नाम था कंपनी द इंडस ओरिएंटल। 67 में फ्रैंको कैरो आता है, सूरत में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करता है। ठीक, उसके बाद ये लोग चंद्रनगर में भी अपना स्थापना कर लेते हैं। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था पांडिचेरी का, ये पूछा जाता है पांडिचेरी का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो 1701 में मार्टिन, उसका नाम क्या है? मार्टिन, फ्रांसीसी मार्टिन नाम है उसका, फ्रांसीसी मार्टिन। यही जो है पांडिचेरी का वास्तविक संस्थापक था। इसने वहां पे अपना, इसको एक तरह से मान लीजिए बस्ती को बसाया था। ठीक ना? थोड़ा सा 2 मिनट लगे थे और कोई बात नहीं। ठीक है। देखिए, सबसे ज्यादा विकास फ्रांसीसियों में कौन किया था? फ्रांसीसी, हाँ, नाम है उसका डूमा। इसके कारण व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ और वृद्धि हुई थी फ्रांसीसियों में। ठीक, यहाँ तक मेन चीज है फ्रांसीसियों की। ठीक है। इसके बाद अब देखिए क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कौन कौन से लोग बचते हैं। ठीक, डेनिश देखो चले जाते हैं, डेनिश चले गए और अंग्रेज क्या किए? पुर्तगाल के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिए। अब जब दो लोग अपना संबंध स्थापित कर लिए तो वो लड़ाई करेंगे नहीं। ठीक है, न लड़ाई करेंगे न झगड़ा करेंगे। तो बच कौन कौन जा रहा है? अंग्रेज और फ्रांसीसी।
इनके बीच में क्या है कि लगातार युद्ध चलते रहते हैं, ठीक, एक दूसरे के पर प्रभाव जमाने के लिए। उसमें होता क्या है कि जो भारतीय नरेश होते हैं, कभी अंग्रेज की तरफ कभी फ्रांसीसी की तरफ, इधर उधर जो कंडीशन आज नेताओं की है उस समय भी वही कंडीशन वहां पे थी, ठीक है। अब देखिए बचा कौन कौन से, बता दिया आपको, दो लोग, दो लोग कौन है, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक। अब देखिए इन लोगों के बीच में क्या होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होता है, ठीक ना। अब इनके बीच में टोटल कितने युद्ध होते हैं, 3 युद्ध होते हैं, ठीक, ओके। अब देखिए 3 युद्ध, वो कौन कौन से 3 युद्ध हैं जो इन लोगों के बीच में हुए हैं, ठीक। देखिए पहला युद्ध है प्रथम कर्नाटक का युद्ध, ठीक, हम लिख दे रहे हैं आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध, ठीक, उसका नाम ही है आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। टोटल कितने युद्ध हुए हैं, 3 हुए हैं, ठीक। अब आप नंबर 1 पे आ जाइए। नंबर 1 पे कौन सा युद्ध है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, ठीक। क्या है, उसका नाम है सेंट थोमे या अडयार का युद्ध है, ठीक ना। इसको प्रथम कर्नाटक युद्ध भी बोलते हैं, इसको पहला कर्नाटक युद्ध लिखते हैं, ठीक ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक। इस युद्ध को अडयार या सेंट थोमे का युद्ध भी बोला जाता। अब ये किस सन में हुआ था, 1700, देखिए हुआ किस सन में, 1746 से लेकर 1748 के बीच में। कितने साल तक चला था, 2 साल तक। कितने साल तक, 2 साल तक। 1746 से लेकर 1748 तक, 1746 से लेकर 1748 तक होता है। इसमें होता क्या है, देखिए ये युद्ध आपको मिली किस चीज के लिए, आप क्या बताएंगे, क्यों होता है ये युद्ध। आखिर इन दोनों, जब दोनों लोग व्यापार कर रहे हैं, ये क्वेश्चन फिर क्यों हुआ युद्ध, ठीक। आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक ना, इससे नया कुछ पढ़ रहे हैं आप, इसको पढ़े भी होंगे, क्यों होता है बताइए आप इसे। तो मुझे ताकि में जब दोनों लोग व्यापार कर रहे हैं, अब 2 ही बचे हैं यहाँ पे, अंग्रेज और फ्रांसीसी, बाकी सब लोगों का धीरे धीरे मैटर खत्म हो गया था, ठीक। कहीं क्यों ये लोग युद्ध किए, देखिए वहां का मैटर इस समय क्या था कि वहां पे सबसे बड़ा चीज ये था कि किस कारण हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार कारण हुआ। ऑस्ट्रिया क्या था, वहां पे अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे। ऑस्ट्रिया में मतलब कि वो किसके पास रहेगा, अंग्रेजों के पास रहेगा या फ्रांसीसियों के पास रहेगा, ठीक। आप बताएंगे कि उसका कारण क्या था, क्यों हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ठीक। उस समय यही हो रहा था कि उत्तराधिकार के लिए हुआ, तो इसलिए वो लोग क्या किए, यहाँ भी वो लोग अपना युद्ध छोड़ दिए, ठीक। जब ये लोग अपना युद्ध छोड़ देते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि इन लोगों के बीच में भारतीय नरेश, हाँ, होता क्या है कि भारतीय, यहाँ पे इनकी ये उजागर हो जाती है भारतीय नरेशों की दुर्बलता, भारतीय
नरेशों की दुर्बलता, ठीक, कि भारतीय नरेश आपस में एक नहीं थे, इसलिए ये सब युद्ध होते नहीं, इसी की वजह से ये सब चीजें हुई है यहाँ पे, ठीक ना। हाँ, ये चीज थी। अब इसका मतलब मान लीजिए परिणाम क्या हुआ, परिणाम तो यही निकल के आ रहा है कि भारतीय नरेशों की दुर्बलता का उन सबों को मालूम हो गया। तो इसमें होता क्या है कि लोग बीच में एक संधि होती है, उस संधि का नाम बहुत पूछा जाता है, एक्स ला साटल। संधि का नाम क्या है? एक्स ला साटल संधि होती है लोगों के बीच में। संधि का नाम है एक्स ला साटल, ठीक। ये संधि किसके किसके बीच होती है? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में यह संधि होती है, ठीक। और संधि किस सन में होती है? 1748 में। 1748 में होती है ये संधि लोगों के बीच में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, अब देख लो किस तरह का क्या मैटर इसमें रहा है, ठीक। कर्नाटक युद्ध को अडयार या सेंट थोमे का युद्ध भी बोला जाता है। 1746 से लेकर 1748 तक ये चलता है। आखिर में हुआ क्यों ये युद्ध? ये हुआ इसलिए कि 1742-43 में जो ये क्या थे कि वहां पे अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में ऑस्ट्रिया एक देश था, उसके उत्तराधिकार के लिए आपस में युद्ध चल रहा था। यही चीज देख के यहाँ भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में युद्ध कर बैठे, जिसको कर्नाटक का युद्ध या अडयार का युद्ध बोला जाता है। इसमें लोग परिणाम ये होता है भारतीय नरेश, मतलब कि ये सब लोगों को समझ में आ गया कि भारतीय नरेश कितने दुर्बल है इस समय, ठीक। तो और ये किस संधि के द्वारा मतलब कि समाप्त हुआ? इस संधि का नाम है एक्स ला साटल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये संधि कब होती है? 1748 में। पूछा जाता है किसके बीच में हुई है, तो आप बताएंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अब देखिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध या आंदूर का युद्ध भी इसे कहते हैं, ठीक। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, वन मिनट रुक जाओ, कर्नाटक या द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक। 1749 में इस सन में हुआ बेटा। 1749 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। इसमें देखते होता क्या है, इसमें भी संधि के द्वारा ही होता है, ठीक। संधि होता है, कारण क्या है, परिणाम क्या है, ठीक। ठीक, इस युद्ध को अंबर का युद्ध भी कहते हैं, अंबुर का युद्ध भी कहते हैं, अंबुर का युद्ध भी कहते हैं, ठीक। अब जब इसमें पूछेगा कारण पूछता नहीं, खाली यही मैचिंग कराने के लिए यहाँ से आता है किसके बीच में हुआ था। कारण से हम जरा मतलब नहीं रखना है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कारण क्या था। कर्नाटक और हैदराबाद के मध्य जो था, कर्नाटक एवं हैदराबाद के आंतरिक मामले में दखल देना। देखिए आप लोगों को क्या याद करना है, सिर्फ युद्ध किस सन में किसके बीच हुआ, ठीक है, युद्ध का नाम क्या था और उसके बाद हुआ क्या, ठीक ना। कौन सी संधि हुई, संधि का भी नाम आपको रखना है। इसमें हुई थी पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में। किसके संधि द्वारा समाप्त हुआ था? पूछा जाता समाप्त किस प्रकार हुआ था, तो समाप्त हुआ था ये पांडिचेरी की संधि हुई थी, पांडिचेरी, ठीक। पांडिचेरी की संधि हुई, तब इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया, ठीक।
ये पांडिचेरी की संधि 1755 में। ठीक, एक्सलाटेल की संधि कब हुई थी, ये भी आपको याद रखना, 1748 में। ठीक, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अमरूर का युद्ध, वो अडयार या समझौते का युद्ध था। ठीक ना, इस चीज को आपको लर्न करना पड़ेगा, हिस्ट्री में लर्न करिए, और फिर मैचिंग वाले क्वेश्चन ये आपको करने ही करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ये अनिर्णायक रहा लोगों के बीच में। ठीक ना, क्या रहा, अनिर्णायक रहा। लोग ये किए कि इस युद्ध में जो मैटर रहा था कि जो अंग्रेज जीते थे पांडिचेरी के भाग को, और पांडिचेरी जो जीते थे अंग्रेज के भाग के, ये सब लोग आपस में क्या किए, एक समझौता जो पांडिचेरी की संधि कहलाती है, उसके तहत एक दूसरे के भूभाग को वापस लौटा देते हैं। ठीक, इसके बाद आपका लास्ट है थर्ड, कर्नाटक का युद्ध जो तिथि है, इसको बांदीवास का युद्ध भी बोला जाता है, जो 1760 में हुआ था। कर्नाटक का तिथि युद्ध देख लीजिए, बस एक ही युद्ध थे। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, कौन सा युद्ध है ये, बांदीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध बोला जाता है, बांदीवास का युद्ध, बांदीवास का युद्ध है। ठीक बेटा, कौन सा युद्ध, उसको दूसरे नाम से जाना जाता बेटा, बोलो। हाँ, किस सन में हुआ था, 1760 में। कौन सी संधि हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी। किस सन में, 1763 में। ठीक, कौन सी संधि हुई थी, पेरिस की संधि। किस सन में, 1763 में। ठीक, हो गया, ये 1760 में हुआ था बेटा। किस सन में, 1760 में। तो इसके बीच बताओ कौन सी संधि हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी। इसका क्या है, ये कारण क्या था कि जो मतलब कि सप्तवर्षीय युद्ध ऑस्ट्रिया के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच चल रहे थे, वही मेन रीजन था। इसको बोला जाता है सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध इसका मेन कारण था। ठीक, किसके बीच लड़ा जा रहा था, अंग्रेज और फ्रांसीसी, कहां पे, ऑस्ट्रिया में। ठीक, ये हो गया। इसके द्वारा कौन सी संधि हुई थी, पेरिस की। किस सन में, 1763 में। संधि कौन सी है, याद रखना तीनों बेटा, संधि। ठीक, पेरिस की संधि किस सन में, 1700, पेरिस की है 1763 में। ठीक, अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकल के आया, इसमें यह हुआ कि अंग्रेजों ने पांडिचेरियों को पूरी तरह से हराकर यहां से नष्ट नाबूद कर डाला। ठीक, अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं, अंग्रेज विजयी हुए। और जो पांडिचेरी या फ्रांसीसी जो थे, वो यहां से खत्म हो गया उनका। ठीक, फ्रांसीसियों का जो है मैटर यहीं से क्लोज हो जाता है। ठीक, बस इसमें आपको यही देखना था, फ्रांसीसी अंग्रेज युद्ध, ये 2-3 युद्ध हुए हैं। बांदीवास युद्ध का नाम आपको याद रखना है, किस सन में किसके बीच हुआ था। ठीक ना, हाँ, बाकी हम आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हम करा देंगे। ठीक ना, हम छोटे क्वेश्चन नहीं कराएंगे बेटा, जब भी कराएंगे मैचिंग वाले और कथन और कारण वाले 2 ही क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक ना, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, इसीलिए जब भी कराएंगे तो बड़े क्वेश्चन करा देंगे इसमें। ठीक ना, तो आपको हम
अब बता दे रहे हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है। ये एक लाइन में आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए होता क्या है कि देखिए 4 लोगों में से कितने लोग बचे, 2 लोग। 2 लोग कौन बचे थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होता है, उसमें प्रथम कर्नाटक का युद्ध होता है जिसे बोला जाता है अडयार का युद्ध, ठीक। 1748 ईस्वी में होता है, 46 से 48 के, ठीक। 48 में होता है, जिसमें क्या होता है, इस युद्ध में भारतीय नरेशों की दुर्बलता का उजागर हो जाता है, ठीक। इसमें कौन सी संधि होती है, एक्सला सापेन, ठीक। इसको याद रखना आपको। किस सन में हुई थी, 1748 में, ठीक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यही दोनों के मध्य हुआ था। इसमें क्या हुआ था, 1749 से 1794 के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक मामले में जो दखल देना था, ठीक। उसके बाद होता है क्या कि पांडिचेरी की संधि होती है, किसमें होती, कितने सन में, 1755 में। किस सन में, 1755 में होती है, ठीक ना। हाँ, ये युद्ध अनिराग रहता है। अनिराग मतलब ये होगा कि जो अंग्रेज जीते थे फ्रांसीसी को भाग वापस कर दिए, फ्रांसीसी जो जीते थे वो भाग वापस कर दिए, ठीक। इसके बाद होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है, ठीक। तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से लेकर 63 तक। ये युद्ध होता क्यों है, सप्तवर्षीय युद्ध जो वहां ऑस्ट्रिया में चल रहा था, इसीलिए होता है। इसके मुद्दे होती 23 की संधि। आपको याद रखना पड़ेगा ये तीनों संधियां और ये तीनों युद्ध 1763 में संधि होती है, इसको वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद हम आप लोगों को जो है क्या पढ़ाएंगे, नवीन राज्यों का उदय। नेक्स्ट क्लास में नवीन राज्यों का उदय कैसे हुआ है, ठीक। वैसे अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, ये मराठा कैसे उधर हुए हैं, ठीक ना। अवध, हैदराबाद, त्रावणकोर कई हैं, इस तरह 7-8 नए नए राज्य सिख वाला है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह आएंगे आपका, फिर छत्रपति शिवाजी आएंगे, ठीक ना। इस सब चीजों को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज इतना करा दिया हूँ। बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी पे डाल दूंगा, ठीक ना। यूट्यूब पे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है जो मैचिंग वाले हैं और कथन कारण और कौन सही नहीं है, ठीक है। हमें नहीं बोलेंगे कि मतलब कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस सन में लड़ा गया था, ठीक ना। ये आपकी जिम्मेदारी, आप मैच कराइए, तीनों युद्ध दे देंगे, तीनों का सन दे देंगे और तीनों के बारे में किसी किसी ने लड़ा था ये कर देंगे हम, ठीक। क्वेश्चन क्योंकि देखिए अब नए तरीके से पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है क्वेश्चन आप लोग खुद बनाना सीखिए, ठीक ना। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन बना के कोई टीचर दे नहीं पाएगा, बस पढ़ा देगा, उसके बाद से पढ़ाने के बाद लोग क्या करते हैं, मैं ये पढ़ा डाला, मैं ये पढ़ा डाला, ये पढ़ा डाला, सब मेरे में से आया, पता चला लड़के सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस सब चीजों से बचने के लिए क्या है कि आपको जब भी करिए या टेस्ट पेपर लगाए या पढ़िए, तब भी आप क्या है कि अपने माइंड सेटअप को ऐसा बनाइए कि हाँ आप लॉजिक वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक। अब कर्नाटक पढ़े, कर्नाटक के तीनों युद्ध कब कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, उसके बीच तीनों संधि किस सन में हुई थी, उसको मैच करा डालिए, ठीक। हाँ, इसी तरह आपको तैयार करना है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक। ओके ओके, तो मिलते हैं अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में।